हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाला रिटर्न यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया है। हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th जो जीव विज्ञान है उसके 2 चैप्टर को हम देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन दैट मीन्स पोषण, और चैप्टर नंबर 2 आपका हो गया आपका श्वसन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परिवहन, जीवों और पौधों में परिवहन और उनसे संबंधित प्रश्न। ओके, तो बिना देरी किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिन्हें इनकी आवश्यकता है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो इस आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न ये रहा। आज का पहला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग आंसर दीजिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चलिए देखते हैं कितने लोग का आंसर आ रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। एक होता है दाया अलिंद, एक होता है बाया अलिंद, एक होता है दाया निलय, एक होता है बाया निलय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा भी गया है 2023 के परीक्षा में कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके, 4। चलिए आज का अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? वह कौन ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो उस प्रोटीन का नाम बताएं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है, फिर मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन है हिपैरिन, दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, तीसरा है थ्रोम्बिन और चौथा है फाइब्रिनोजिन। बताइए किस इनमें से किसके कारण ये चारों प्रोटीन ही है? तो चलिए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन। जी हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान सुनेंगे आप लोग। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, क्या है? प्रोटीन है, और यह लाल रंग का वर्णक भी है। और इसमें लोहा पाया जाता है। किसकी मात्रा पाया जाता है? लोहा का। जिस तरह हम पिछले क्लास में पढ़े थे, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, उसी तरह हीमोग्लोबिन में आयरन या लोहा पाया जाता है। और अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी भी होता है दोस्तों, उसका नाम है एनीमिया। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आया हुआ है, लोहे की कमी से या लाल रक्त या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है शरीर में? एनीमिया होता है। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया। निमोनिया अलग था, निमोनिया मत बोलिएगा आप लोग। निमोनिया श्वसन से संबंधित रोग था। कुछ लोग एनीमिया निमोनिया एक ही समझते हैं, लग भी रहा है एक पढ़ने पर थोड़ा थोड़ा, लेकिन निमोनिया श्वसन से संबंधित रोग है, श्वास नली में समस्या होता है। और एनीमिया एक वैसी रोग है जो आयरन बोले तो हीमोग्लोबिन या लाल रक्त की कमी से होता है। ओके, तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पे और दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हिपैरिन है, दूसरा ऑप्शन थ्रोम्बिन है और तीसरा ऑप्शन फाइब्रिनोजेन है। सुनिए, तीनों भी प्रोटीन ही है, लेकिन यह जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा में पाया जाता है। जी हाँ, आप पढ़े होंगे रक्त के 2 भाग होते हैं, ठोस भाग, एक तरल भाग। तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो जल होते हैं वह 90% जल होते हैं और 7% प्रोटीन होते हैं और 3% में अन्य कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और उसी प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हिपैरिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ओके, और एक बात और याद रखिए, जिस रक्त में फाइब्रिनोजिन नहीं होता है, जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नहीं होता है, उसे हम सीरम कहते हैं। तो याद रखिएगा। और कभी कभी पूछता है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है दोस्तों? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव है। तो आशा है कि आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का तीसरा प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक क्लास 9th के चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ये 10th की क्लास में एग्जाम में पूछा गया है।
तो चलिए आज का अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए। कोशिका झिल्ली को पता होगा, कोशिका की जो सबसे ऊपरी परत है वही कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागम्य झिल्ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 में सही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोशिका झिल्ली क्या झिल्ली है? एक अर्ध परागम्य झिल्ली है। जी हाँ, कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागम्य झिल्ली है, आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इसको अर्ध परागम्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कोशिका झिल्ली से ये वही पदार्थ जा पाएंगे जिन्हें ये ले जाने की चेष्टा रखते हैं। मतलब कुछ ही पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली को पार कर पाते हैं और कुछ पदार्थ वैसे हैं जो इन्हें पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए नाम पर अर्ध परागम्य झिल्ली। चलिए समझ में आ गया होगा। आज का चौथा प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्तचाप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। सर तो स्टेथोस्कोप क्या होता है, लैक्टोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या? समझिए, स्टेथोस्कोप का क्या काम है? स्टेथोस्कोप ना दिल की धड़कन को मापता है। जी हाँ, अगर दिल की धड़कन की बात करें मापने वाला तो स्टेथोस्कोप। लैक्टोमीटर क्या होता है सर? दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। जी हाँ, जो यंत्र दूध की शुद्धता को मापती है उसे हम बोलते हैं लैक्टोमीटर, और जो यंत्र धारा को मापती है उसको हम बोलते हैं एमीटर। तो चारों समझ में आ गया होगा। हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र स्टेथोस्कोप। देखिएगा, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर लोग कान में जिस यंत्र को लगाकर मापते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और ठीक है, और लैक्टोमीटर क्या होता है समझ गए? दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? लैक्टोमीटर। और धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे को कि विभवांतर को या विद्युत विभव को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न है, लसिका का रंग कैसा होता है? तो जिस तरह प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है उसी तरह लसिका का रंग भी हल्का पीला होता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है उसी तरह लसिका का रंग भी हल्का पीला होता है। 6 नंबर है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रक्त का कौन सा घटक जिम्मेदार है? रक्त का कौन सा ऐसा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आपको पढ़ाए थे, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। तो इसका आंसर देरी क्या हो जाएगा? आरबीसी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आरबीसी। ध्यान रखिएगा, आरबीसी के बारे में कुछ बातें जानकारी है, जरूर सुन लीजिए। आपको बताया गया है कि जो लाल रक्त कोशिका होता है उसको आरबीसी बोलते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जी हाँ, और वही डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। 7वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जंतुओं में, जाइलम में, एक कोशिकीय पौधे में, फ्लोएम में। तो आप लोग को पढ़ाया गया था जाइलम और फ्लोएम। तो हमने पढ़ाया था जाइलम पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जी हाँ, जाइलम जल और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से जड़ और जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। अर्थात जाइलम में एक दिशीय परिवहन, फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन। जी हाँ, उसके बाद हम लोगों ने फिर पढ़ा था, आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। एग्जाम में आता भी है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। क्यों सर? क्योंकि इनमें जीव द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जीव द्रव्य पाए जाते हैं। जाइलम में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं पाई जाती है, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चलिए अब आंसर दे सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, सी होगा, फ्लोएम में। ओके, 8वां प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी दिन होती है? आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि आरबीसी की जो जीवन अवधि है बुआ वो कितना होता है? 120 दिन होता है। मतलब 120 दिन तक यह आपके शरीर में रहेगा और 120 दिन के बाद पुनः एक
नष्ट हो जाएगा और पुनः एक नए आरबीसी का निर्माण होगा। जी हाँ। आज का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? आपको पढ़ाया गया है संवहन ऊतक उसे कहते हैं जो जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जी हाँ, तो इस प्रश्न के अनुसार संवहन ऊतक क्या होगा? आंसर दीजिए। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम और आपका 1 मिनट और डी, ए और सी दोनों। जल्दी आंसर दीजिए। एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम और डी, ए और सी दोनों। तो आपको समझ में आ गया हो संवहन ऊतक कौन होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो आपका आंसर आँख मूंद के डी मारना है। चलिए, आज का 10वां प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान होता है 7.4। तो ऑप्शन है ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, रक्त क्या है? चलिए, बहुत लोग का आंसर आ रहा है। तो रक्त क्या है सर? रक्त एक ऊतक है। जी हाँ, रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का 11वां प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ाया नहीं गया है लेकिन याद रखिएगा, मानव हृदय पेरिटोनियम एक झिल्ली होता है, पेरिटोनियम की झिल्ली से घिरा होता है ना। उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल। तो ध्यान रखिएगा, पेरिकार्डियम मानव हृदय किससे घिरा होता है? देखिए आंसर किससे छाप देंगे, जाइलम तो होगा नहीं, फ्लोएम तो होगा नहीं, है ना, प्लाज्मा होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? पेरिकार्डियम होगा। तो 11 का आंसर हो गया ए। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? ये बहुत कम होता है। आप इसको याद रखिएगा, 12 से लेकर के 20 दिन, कहीं कहीं 15 से 20 रहता है। लाल रक्त कोशिका का पूछेगा तो 120 दिन। ध्यान रहे, लाल रक्त कोशिका का जीवन अवधि 120 दिन। और मनुष्य में श्वेत रक्त आरबीसी डब्ल्यूबीसी का होता है 12 से 20। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? आपको पढ़ाया जो कीड़े होते हैं, जैसे में कीड़ा में आपको मक्खी को ले लीजिए, तिलचट्टा को ले लीजिए, मच्छर को ले लीजिए, कीड़े मकोड़े, मकोड़े बोलेंगे उसको, इंसेक्ट। कीड़े मकोड़े जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, इन सबों में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ओके, तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग। पक्षी क्या आंसर होगा? आंसर देना है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पक्षी, दूसरा है मक्खी, तीसरा है मनुष्य, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? 10 सेकेंड का वेट कर रहा हूँ। तो ठीक है, 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मक्खी हो जाएगा। 14वां प्रश्न अभी पढ़ाया हूँ मैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, मधुमेह, पीलिया, एनीमिया और डायरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हीमोग्लोबिन की कमी से आंसर आ रहा है कौन सा रोग होता है बाबू? एनीमिया होता है। ये पढ़ाया हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और आयरन कम, हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो आयरन कम हो जाएगा और आयरन कम होगा तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए, तो आशा है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए 15वां प्रश्न अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हैं 2 बार पूछा है, 21 में भी, 22 में, पीछे भी आया था 23 में भी। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे क्योंकि मैं इसका उत्तर बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग देते रहिए। चलिए, बहुत लोग का सही आंसर है। 16वां प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, मतलब कह रहा है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कौन करता है? देखिए हमारे शरीर में ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। हम लोग नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि, उससे एक हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, यही हमारे शरीर में, यही हमारे शरीर में, याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो चलिए झट से इसका आंसर दे दीजिए, थाइमस होगा या थायराइड होगा या एड्रिनल होगा या विडिसन हो गया। जल्दी से आंसर दीजिए कि हमारे शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? तो अभी मैंने आंसर बताया है, क्या होगा आंसर? एड्रिनल। ओके, बिल्कुल सही है। आइए 17वां प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है?
खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? समझिए खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार है, एक खुला और एक बंद। तो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो रक्त होता है ना डायरेक्ट ऊतक में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? डायरेक्ट ऊतक में। और बंद में क्या होता है, जो रक्त होता है डायरेक्ट ऊतक में नहीं जाता है। ठीक है, तो यही अंतर है। तो खुला जितने भी कीड़े मकोड़े हैं आर्थ्रोपोडा, उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा समुदाय के या मोलस्का समुदाय के, 9th क्लास में पढ़ना है बायोलॉजी में, लेकिन समझिए आर्थ्रोपोडा या मोलस्का समुदाय के जैसे में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, घोंगा है, मछली है, इन सबों में याद रखिएगा आप लोग खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। मनुष्य क्वेश्चन है, मनुष्य, कॉकरोच, घोंगा, ऊँट, क्या होगा? तो घोंगा तो नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा आपका? खुला परिसंचरण तंत्र पूछा है, तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ, या इसका आंसर सी भी होगा, घोंगा भी हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के अनुसार आपकी आंसर की प्राथमिकता किसको दी जाएगी? कॉकरोच को दी जाएगी। और एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जी हाँ, देख सकते हैं इस प्रश्न की दोहराने की प्रवृत्ति 21 में है, 19 में है और 15 में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉकरोच ही मारेंगे अगर एग्जाम में भी आ गया तो। ठीक है, चलिए मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ है? अभी बता गया, पहला प्रश्न यही था, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ है। क्वेश्चन 11 में, 19 में, 21 में और 22 में है। तो मैंने पढ़ाया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ है भाई साहब? 4 हैं। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले बता के आया हूँ, मानव हृदय में 4 कोष्ठ हैं, दयालिंद, दयानिलय, बायालिंद, बायानिलय। चलिए आज का अगला प्रश्न है स्टोमाटा। स्टोमाटा जिसको हम प्यार से रंध्र बोलते हैं, हम कल पढ़ चुके हैं। स्टोमाटा के बंद और खुले होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो आप लोग को पता है स्टोमाटा का बंद होना और जो खुलना है वो डिपेंड करता है गार्ड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं रक्षी कोशिकाएं, या हिंदी में उसी का एक और नाम है द्वार कोशिकाएं। तो समझ में आ गया होगा, ये पहले भी हम बता दिए हैं कि स्टोमाटा या रंध्र का खुलना या बंद होना कंट्रोल कौन करता है? द्वार कोशिका, जिसको हम गॉड सेल्स बोलते हैं या रक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। चलिए आज का 20वां प्रश्न की ओर हम लौटते हैं। आज का 20वां प्रश्न है जो आप देख सकते हैं 2 साल 20 और 22 दोनों में पूछा गया है। आज का 20वां प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका आंसर आप लोग को देना है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस भाग द्वारा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, तो प्लीज़ फास्ट गिव योर आंसर। तो ऑप्शन में दिया है रंध्र, जड़, तना, टहनी। तो आपको मैंने पढ़ाया था रंध्र एक ऐसा भाग है पत्तियों का जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे तेज धन किसका? यह क्वेश्चन पहले हो चुका है। इसका 21वें क्वेश्चन का आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में देना है। क्वेश्चन को लिख सकते हैं, निम्न में सबसे तेज धन किसका है? ये हम पिछले क्लासों में पढ़ा दिए हैं। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वेल है कि चूहा है कि हाथी है कि आदमी है? ये चारों में से कोई एक आंसर होगा, आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का 22वां प्रश्न है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लोएम ऊतक भोजन का परिवहन किस रूप में करता है? जिस तरह आपको हमने पढ़ाया था कि हमारे पेड़ पौधे में जो आयन के रूप में खनिज लवणों का परिवहन होता है। जी हाँ, खनिज लवणों का परिवहन किसके रूप में होता है? आयनों के रूप में होता है। किसमें? पेड़ पौधे में। ये करता कौन है? फ्लोएम। उसी तरह सुक्रोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम प्यार से हम खाद्य पदार्थ जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यदि पूछता है यहाँ खनिज लवण, दोनों याद कर लो, खनिज लवण तो आंसर होता है आपका आयन के रूप में। यहाँ पूछ दिया है भोजन कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज के रूप में। मैंने लिखवाया भी है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है? बेहद आसान क्वेश्चन है। रक्त का लाल दिखाई देना कौन सा कारण है? सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कमेंट करके बताइए। तो अभी कुछ देर पहले पढ़ाया हो, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको याद होगा हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है लोहा या आयरन। 24वां प्रश्न,
हमारा शरीर का पीएच परास किसके किसके विस्कार करता है? ऑप्शन है 4 से 8, 5 से 5.8, 6 से 6.8 और 7 से 7.8। जल्दी से आंसर दीजिए, हमारा शरीर का पीएच मान किसके किसके बीच काम करता है? क्वेश्चन केमिस्ट्री का ऐसे है, ठीक है, लेकिन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ाया गया था जो शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 की ओर कार्य करता है। जी हाँ, 7 से 7.8 की ओर कार्य करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? अभी तक पढ़ रहे थे कौन ऐसा अवयव है जो रक्त को पहुंचा रहा है, तो पहुंचाने वाला कुछ नहीं, कोई और नहीं, कौन है वो? आरबीसी है। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ और है, वो कौन ऐसा रुधिर का अवयव है जो मानव रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है? तो आपको पता होगा, एक चीज़ पढ़े होंगे, प्लेटलेट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु, याद रखिएगा। तो जब किसी को चोट लगता है तो ब्लड आने लगते हैं, और उसके स्राव को कौन कम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या आंसर होगा इसका? प्लेटलेट्स होगा। ये नया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। क्वेश्चन है जाइलम का क्या काम है? ध्यान से सुनिए, जाइलम का क्या काम है? तो ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का पाचन, तीसरा है एमिनो अम्ल का वहन, चौथा है ऑक्सीजन का वहन। तो आपको पता है पादप में जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण का उत्तरदायी करता है, मतलब उत्तरदायी है। वही जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। चलिए, 27वां प्रश्न है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो अभी हम आंसर पढ़े थे, क्या आंसर होगा इसका? रंध्र होगा। पतियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र। तो जितना रंध्र पति से मिलता है, ठीक है, तो आपका आंसर समझ में आ गया होगा। हृदय से रक्त को शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को शरीर में कौन पंप करता है? तो याद रखिएगा, हृदय से रक्त को जो शरीर में पंप करता है उसका नाम है निलय। निलय बहुत शक्तिशाली होता है, और निलय में कौन सा? दयानिलय। तो दयानिलय हृदय में रक्त को पंप करता है। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। निलय द्वारा हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। आज का 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के में करते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर ही बताया हूँ मैं, पीछे आया था क्वेश्चन। रक्त दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। और ये चारों ऑप्शन, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है मैं अभी बता कर आ रहा हूँ। तो 29 का आंसर जल्दी से दीजिए, इसमें से क्या आंसर होगा? तो अभी मैं बताया हो कि रक्तचाप का उपयोग मापने के लिए जो उपयोग करते हैं उसका नाम है वह ब्लड प्रेशर है या रक्तचाप है? बोले ऑप्शन हिंदी में पूछ सकता है। तो रक्तचाप का स्फिग्मा मैनोमीटर, यही आपसे पूछता। एक और होता है आपसे स्टेथोस्कोप, क्या करता है? हृदय की धड़कन को मापता है। तो बोलते हो वहाँ पे। 30वां प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रोक कर थक्का बनाता है? ये पढ़े हैं। रक्त को रोकता कौन है? थक्का कौन बनाता है? ऑप्शन में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसीका और प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताइए कि क्या क्लास आपको समझ में आ रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आज का 31वां प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम का क्या काम है? यही पूछा है। जल संवहन, भोजन संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन का वहन। तो सर जी जल तो होगा नहीं, क्योंकि जल को परिवहन करने वाला कौन है सर? जल को जो परिवहन करता है उसका जो नाम है आपको पता है, उसका नाम है जाइलम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जल को जो परिवहन कर रहा है उसका नाम है जाइलम। लेकिन क्वेश्चन में है भोजन, फ्लोएम क्या काम करता है? तो आपको पता है जो फ्लोएम है ये भोजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तो जी हाँ, आपका आंसर क्या होना चाहिए? भोजन होगा। ठीक है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए है? भोजन रखना है। पादप में जो फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए है? भोजन के लिए है। अगला प्रश्न है, हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। फिर से क्वेश्चन आ गया, देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, रक्त को थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? तो अभी आप पढ़े हैं सर जी रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, उसका नाम है प्लेटलेट्स। और देखिए यहाँ ऑप्शन गलती दिया है, ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा थोड़ा सा।
यह होगा बिम्बाणु। क्या होगा? हम बोले हैं प्लेटलेट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को हम हिंदी में हम बोलते हैं बिम्बाणु। जी हाँ, प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। तो रक्त बिम्बाणु इसका आंसर होगा 32 का आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर समझ गए क्या होगा? 32 का आपका आंसर होगा सी। अब प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कोशिकीय शैवाल में बहुत अच्छा 17 में पूछा गया था और आपको पढ़ाया भी गया है। कोई भी एक कोशिकीय जीव है, उनमें श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, कोई भी जैविक कार्य हो, मुख्य रूप से एक विधि द्वारा होता है जिसका नाम है, आप बताइए कमेंट करके क्या है। ऑप्शन में है प्रासरण, विसरण, अवशोषण और रसारोहण। जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। ओके, तो आप सभी को पता है वो जो विधि है उसका नाम है विसरण। जी हाँ, एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है विसरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना है? देखिए, जो हृदय का जो दाब होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर इंग्लिश में, जिसका मान होता है 120/80। कितना मान होता है बाबू? 120/80 होता है। तो जो 120 है ना, उसको हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। क्या बोलते हैं? प्रकुंचन दाब। जी याद रखिएगा, 120 mmHg को बोलते हैं प्रकुंचन दाब, और जो 80 है उसको हम बोलते हैं शिथिलन दाब। ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, और नीचे वाले 80 वाले को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो प्रकुंचन पूछा है तो ऑप्शन में दिया हुआ है 120, 150, 90। तो ऐसे भी आप आराम से बना सकते हैं, 120/80 होता है और 80 तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही आपका आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है 120। और मैं बताया भी है प्रकुंचन दाब का मान होता है 120। आज का 35वां प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है? तो आप सभी को पता है वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे के किस भाग में? पत्ता में। आप पढ़े हैं पत्तियों में रंध्र होता है और उन रंध्र के माध्यम से ही जो जल होते हैं, अतिरिक्त जल होते हैं या गैस होते हैं, बाहर निकलते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 का सी क्वेश्चन है, गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका मतलब पढ़ाया हुआ मैं आपको, गार्ड कोशिका, रक्षक कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो याद रखिएगा उसकी बाहरी जो भित्ति होती है वो मोटी। याद करो एपिडर्मिस, याद है एपिडर्मिस, बाहरी भित्ति। 37वां, निम्न में से कौन सा रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है? अभी पढ़े रक्त को थक्का बनाने में या रक्त के स्राव को रोकने में जो हेल्प करता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है रक्त बिम्बाणु, रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त बिम्बाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। जी हाँ। अगला प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रासरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, विसरण। आपको मैंने पढ़ाया है पौधा का जो भाग है, पत्ती है, उससे जल निकलता है वाष्प के रूप में, और इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? वाष्पोत्सर्जन। एग्जाम में आपसे बिहार बोर्ड लघुत्तरीय में पूछता है वाष्पोत्सर्जन के महत्व बताएं, तो हम बोले थे जल संतुलन बनाए रखता है, तापमान संतुलन बनाए रखता है, और जड़ से लेकर के स्तंभ तक, पत्तियों तक जल स्तंभ बनाए रखने में सहायता करता है। तो यह क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अभी पढ़ा के आया हूँ मैं कि खुला परिसंचरण तंत्र है, ये आपको पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? मोलस्का में हो गया, ऑर्थोपोडा में हो गया। तो ऑर्थोपोडा में जितने भी इंसेक्ट आते हैं सभी आते हैं। तो इंसेक्ट में एक तितली दिखा, अभी तिलचट्टा वहाँ था, यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर हो जाएगा तितली। वहाँ तिलचट्टा था, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा तितली। चलिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन हृदय से कोशिकाओं की ओर नहीं होगा। 41वां प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो? पढ़ाया हूँ मैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को बोलते हैं प्रकुंचन दाब,
और डायस्टोलिक को बोलते हैं शिथिलन दाब। तो प्रकुंचन बोलते हैं ऊपर वाले को 120 mmHg और नीचे वाला जो है संकुचन, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं 80 mmHg। तो सिस्टोलिक जब पूछ दिया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 120। ओके, तो आशा है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो बिना देरी किए हुए आगे हम बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि रक्त में प्लाज्मा के अलावा क्या क्या पाया जाता है। तो आपको पता है ठोस भाग जो होता है 45% है और तरल भाग प्लाज्मा हो 55% है। तो रक्त में ठोस भाग में श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु है जिसको हम रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। और चौथा, चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन है श्वेत रक्त, लाल रक्त, रक्त पट्टिकाणु और डी है इनमें से सभी। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, डी इनमें से सभी। चलिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र किस में नहीं पाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मछली। मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। 44वां जो प्रश्न है, देखिए सब 25 में क्वेश्चन आया, देख सकते हैं आप लोग, ये 25 में है, ठीक है, इस साल का क्वेश्चन है। तो 44वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। पोषण में भी कम था क्वेश्चन, श्वसन में भी कम था, परिवहन में ज़्यादा 52-53 प्रश्न है। मतलब समझ रहे हैं, हर साल 5 से 7 प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और यही क्वेश्चन देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही प्रकार का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जो बात मैं बता रहा हूँ अगर उसको आप याद करके चलते हैं, अमल करते हैं, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होने वाला है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है। और समझना है सर जी, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह वह रक्त समूह है जो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओ। ओ में भी कौन सा होता है, ओ निगेटिव। जी हाँ, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ओ यूनिवर्सल डोनर है। ओ में भी कौन सा, एक होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ निगेटिव। तो ओ निगेटिव किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसे यहाँ ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा ओ निगेटिव होता है। तो इसके अनुसार आपका आंसर होगा ओ। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न आपको पढ़ाया भी गया है, लिखवाया भी गया है, समझाया भी गया है बढ़िया से। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। ऑप्शन है स्थानांतरण, बी विसरण, सी परासरण, डी ए और बी दोनों। तो काफ़ी बच्चे इसका आंसर गलती करके आते हैं, ए और बी दोनों बहुत लोग मार के आते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आपको पढ़ाया गया है मूल रोम के माध्यम से जड़ का जो अवशोषण होता है वो परासरण दाब द्वारा होता है। याद है, परासरण दाब, नीचे का दाब कम होता है, ऊपर का दाब क्या होता है, ज़्यादा। याद होगा आपको। जी हाँ, तो भूल कर भी इसका आंसर ए और बी मत मारिएगा। इसका आंसर 45 का सी होगा। ये भूल चूक करने के लिए दिया गया है बच्चे को। आज का 46वां प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। सुनिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर। सुनते नहीं है हाइपर, हाइपर मतलब बोलता है इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो हाइपर टेंशन मतलब होता है ब्लड प्रेशर का उच्च होना। इस स्थिति में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ, तो ऑप्शन है पक्षाघात, हाइपोटेंशन, ध्यान से, हाइपर टेंशन और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा, पक्षाघात होगा कि हाइपोटेंशन होगा कि हाइपरटेंशन होगा कि डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाय अलिंद से बाय निलय, बाय अलिंद से दाय निलय और दाय अलिंद से बाय निलय में। तो हृदय में याद रखिएगा जो रक्त का प्रवाह होता है वो अलिंद से आता है निलय में। कहाँ आता है, अलिंद से निलय में आता है। तो कौन सा अलिंद सर, दाएं अलिंद से दाएं निलय में। तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा बी। अभी हृदय पढ़ाएंगे तो मालूम चल जाएगा। रुधिर क्या है, मतलब खून क्या है, रुधिर क्या है। ऑप्शन है एपिथेलियम, पेशी, संयोजी और तंत्रिका ऊतक। तो आपको पता है कि रुधिर जो है यह एक संयोजी ऊतक है। तो आपने देखा कि इस परीक्षा में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, 2-3 प्रकार के प्रश्न रिपीटेड है। तो आप अगर आपसे पूरा नहीं याद हो रहा है तो आप मेरे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को देखिए, आपको आशा है कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा। चलिए, क्वेश्चन आया है लघुत्तरीय में
कि मानव हृदय कितने कोष्ठक में है, तो बता दिया हूँ मैं 4। डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी होती है? देखिए जब डेंगू का बीमारी होता है ना, तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। सुने होंगे प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डेंगू के रोगी में किस रक्त के घटक की कमी होती है? प्लेटलेट, जिसको हम रक्त पट्टिका अणु बिंबाणु, जो क्या कर रहा था, खून को थक्का बनाने में हेल्प कर रहा था। फिर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो अभी पढ़ाया हूँ मैं, पौधों में गैसों का विनिमय पौधे में के पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा होता है। फिर रक्तचाप की माप किस उपकरण से होते ही पड़े हैं? रक्तचाप की माप के लिए आता है स्फिग्मो मैनोमीटर, और यही पूछता है हृदय की धड़कन, तो उसका आंसर है स्टेथोस्कोप। रक्त किस तरह का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के थक्का बनने का कारण क्या है? वही प्लेटलेट्स का होना। मानव में वहन तंत्र के कौन कौन से घटक है? तो प्राय मानव में परिवहन तंत्र के 3 घटक हैं। एक तो है रक्त, एक है रक्तवाहिनियाँ, और तीसरा है उनका हृदय। ओके, फिर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है? रक्त क्या है? इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है? तो आपको लिखवा दिया गया है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर क्वेश्चन है, गैसीय परिवहन में सहायता कौन करता है? मतलब गैसों को कौन ले जाता है? आप पढ़े होंगे आरबीसी। और सोचिए, रक्त में 4 चीज़ है, एगो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अलावा 3 चीज़ और है, श्वेत रक्त है, आरबीसी है, और प्लेटलेट्स है। तो आप पढ़े होंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एक गैस ही है ना, तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला, CO2 को पहुंचाने वाला फेफड़ा तो कौन है? वो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी। लसिका क्या है? इसके कार्यों को लिखें, ये पढ़ाया जाएगा क्लास में। वाष्पोषण व स्थानांतरण में अंतर पढ़ा दिया गया है। रक्त के कार्य, मानव में परिवहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं? 2 घटकों के कार्य लिखें। ऑक्सीमोग्लोबिन क्या पढ़ाए थे आपको? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है। जाइलम फ्लोएम में अंतर हो चुका है। देखिए, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? लिखवा दिया गया है। पादप में जल और खनिज लवण का स्थानांतरण कैसे होता है? देखिए BBI है दोनों, और ये दोनों प्रश्न क्लास में लिखवाया गया है बढ़िया से, उन सब के अलावा भी। फिर क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र क्या है? लिखवा दिया गया है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ये भी लिखवा दिया गया है। द्विगुण परिवहन अभी नहीं पढ़ाया हुआ है। धमनी शिरा है ना, मतलब देख पा रहे हैं कि अब जितने भी प्रश्न आप पढ़े हैं वो सभी एग्जाम में आता है और आया हुआ है। देखिए ध्रुवीय प्रश्न क्या है, मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मतलब पूछा है क्रिया विधि कि मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, आपको लिखवाया गया है कि नहीं लिखवाया गया है। फिर धमनी और शिरा में अंतर, रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 2 बार ए वाला और ए वाला इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको याद कर रख सकते हैं। तो रक्त क्या है और मनुष्य में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे होता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और एक और क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा, मनुष्य में दोहरे रक्त संचरण तंत्र की व्याख्या करें। तो आए की क्लास में हम इन सब चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और कल की क्लास में थोड़ा सा हम जो ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव है उत्सर्जन। जी हाँ, वो किसका ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे बउआ? उत्सर्जन। तो फिर कल का भी क्लास 7 बजे लाइव होगा, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।